हमारे मित्र भी हैं। मेन जो मुद्दा की बात है, हम उसके लिए आए हैं। आप अगर मैं आप लोगों की कुछ सहायता कर पाऊँ तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी। पूछिए जो पूछना है। बिल्कुल। सर, सबसे पहले सर के बारे में बता दूं। अवधेश जी दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। और सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेशकीमती समय निकाला, वो भी नाइट में। सर, कुछ सवाल है जो प्रायः छात्रों के सवाल है, ये सवाल हमारे सवाल नहीं है। जो प्रायः छात्र और छात्राएं हमारे बहुत से हैं अभी जुड़े हैं, वो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सर, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि दो पेपर होता है। फिर मैं इंटरव्यू पे आऊँगा कि दो पेपर होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा कॉमन पेपर होता है। अगर इस पे कुछ आप प्रकाश डालें। सर, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी है, ये पोस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तैयारी आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट आप टीचर बनना चाह रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पीजीटी अगर बनना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट में भी पकड़ होनी चाहिए बहुत अच्छी। और उसके साथ ही साथ आपका जो मैथोलॉजी है उस पे भी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन जब पीआरटी की हम बात करते हैं, प्राइमरी टीचर की, तो वहां आप जब अपना सिलेबस केंद्रीय विद्यालय संगठन का देखे होंगे तो जो मैथोडोलॉजी है उस पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो इसी के आधार पे आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी होती है। अगर आप सिलेबस अच्छे से देखेंगे तो आधी तैयारी, सिलेबस को समझना ही आधी तैयारी है। क्योंकि सिलेबस के अनुसार आप पढ़ेंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन कोशिश करती है कि सिलेबस से बाहर हम क्वेश्चन नहीं पूछें। तो सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करें। और दूसरी चीजें है कि जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उस पे तो 100% आपकी पकड़ होगी। अगर आप 11th-12th के लिए हिस्ट्री का टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप 11th-12th के हिस्ट्री का जो है एक एक लाइन आपके पास इस तरह से तैयार होंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि उस पर अगर मास्टरी नहीं है आपकी तो आप कैसे खुद को ये साबित करोगे मैं एक टीचर 11th-12th के बच्चों का हर तरह से मार्गदर्शन कर पाऊंगा। हाँ, उससे जुड़ा हुआ अपर क्लासेज के बीए एमए के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि एमए आपका क्वालिफिकेशन है। अगर पीजीटी तैयारी करें तो एमए क्वालिफिकेशन है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम 12th क्लास पढ़ाएंगे तो एमए का प्रश्न नहीं आएगा। क्वालिफिकेशन है तो वहां से आएगा ही, लेकिन 12th क्लास तक मास्टरी होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट में। जब प्राइमरी टीचर की बात करते हैं तो प्राइमरी टीचर में क्या होता है, 1 to 5 में बच्चों का बेस जो सिंपल गुना घटा या इस तरह की चीजें होती हैं उससे पूछी जाती हैं चीजें। तो वहां पे आप कैसे पढ़ाते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, कई तरह की थ्योरीज हैं, बच्चों की साइकोलॉजी है, उन चीजों पे अच्छी पकड़ आपको बनानी पड़ती है। और इंटरव्यू में इसी तरह की तैयारी भी, इंटरव्यू भी इसी तरह का डिमांड करता है। अगला क्वेश्चन सर यही है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का अभी केवीएस का, पीजीटी का, टीजीटी का, पीआरटी का, हमारे बहुत सारे पेपर बच्चों ने पेपर दिया है। अराउंड 100 के करीब बच्चे होंगे। तो उसमें से कुछ बच्चों को मैंने, ज़्यादा बच्चे को नहीं बुलाया, कुछ बच्चे को बुलाया। तो सवाल था हमारा कि सर, कि केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू किस तरह होता है। बच्चे बड़े परेशान रहता है, बड़े डरे हुए रहते हैं, और उनमें छात्रों को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सर, इंटरव्यू जो है ना, वो फिर से मैं वही बात बोलूंगा, जो प्राइमरी शिक्षक की इंटरव्यू है उसमें आपको एक बच्चा को कैसे पढ़ाना है इसकी इंटरव्यू। कैसे पढ़ाना है, मैं सब्जेक्ट नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे पढ़ाना। 80 to 90% वेटेज आपको इस पे देना है, आपको कैसे पढ़ाना है। अब इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे ना, इस बार तो बाइफरकेट भी कर दिया है कि 30 मार्क्स का जो है आपको कैसे पढ़ाना ये दिखाना है। और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, एक्चुअली वो 30 मार्क्स में ही 60 मार्क्स तय हो जाएगा आप कैसे पढ़ा रहे हैं। एक सिंपल सा कविता आपको दे दिया जाएगा, इसको सुनाइए। आप सिंपल बिना किसी एक्सप्रेशन का सुना सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसको हाव भाव से उस इंटरव्यू बोर्ड को सुनाइए। मतलब ये समझिए सामने जो बैठा हुआ आदमी है वो एक बच्चा है या 3-4 बच्चों का ग्रुप है, आप इसको समझा रहे हैं। आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए।
इस तरह से प्राइमरी शिक्षक के लिए जो आप इंटरव्यू देंगे, साक्षात्कार देंगे, उसकी तैयारी होनी चाहिए। मतलब कैसे बच्चों को पढ़ाना है उसकी इंटरव्यू। जब टीजीटी जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये है कि सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज आप 60 to 70% देंगे और 30% आप वेटेज उसमें जो कैसे पढ़ाएंगे उसको देंगे। लेकिन जब पीजीटी तैयारी करेंगे आप तो 90% वेटेज आपका सब्जेक्ट नॉलेज, वहां पे बहुत कम। हालांकि इस बार इन्होंने बाइफरकेट किया है कि 30 मार्क्स का वो पूछा जाएगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं, डेमो हो सकता है, डेमो टाइप का कुछ ले बोर्ड पे आपको भेजा जा सकता है और 30 मार्क्स का इंटरव्यू लिखा हुआ है। पहले ऐसा नहीं था बाइफरकेशन। तो हो सकता है कि इस बार जो वेटेज है कैसे पढ़ाएंगे उस पर ज्यादा हो, सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज थोड़ा कम हो। लेकिन उसके बावजूद अगर पीजीटी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका सब्जेक्ट पे, आपका कंटेंट पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। 90% वेटेज आप उसको दीजिए, क्योंकि आपकी मस्ती जब तक नहीं होगी ना क्लास में, बच्चों को आप शांत नहीं कर पाएंगे। ये चीज है। तो बड़े बच्चे में ये नहीं है कि हर चीज सिलेबस भी बड़ा होता है। आपका नॉलेज अगर वास्ट रहेगा ना, हर वास्ट के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इंटरव्यू बोर्ड को घुमाएगा प्रश्नों को, पहले सिंपल पूछेगा, आप अच्छे जवाब देंगे, कुछ घुमाएगा, तो उसी लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। इसके आधार पे आप अगर करेंगे तैयारी तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन पक्का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपका कॉन्फिडेंस चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ आप जो चीज जिस सब्जेक्ट का शिक्षक बन रहे हैं, बस ये समझिए कि आपको उस पर मास्टरी। बिल्कुल, ये चीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल और है हमारे तरफ से, उसके बाद बच्चे तरफ से सवाल आएंगे। सर जैसे कि हम देखते हैं जो मेंस लेवल का होता है, रिटेन लेवल का होता है, चाहे केबीएस हो, चाहे नवोदय हो, चाहे डीएसएसबी हो, इसमें एक तो सब्जेक्ट होता है। जो सब्जेक्ट आपका है, आपने एमए किया है या टीजीटी दे रहे हैं, हिंदी से है तो हिंदी होगा या फिर एसएसटी होगा या कॉमन पेपर होगा। तो आप इन दोनों पेपर में जो किस तरह आप बच्चों को कहना चाहेंगे कि कितना समय देना चाहिए, कॉमन पेपर कितना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो अपने सब्जेक्ट पे तो बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं, लेकिन कॉमन पेपर पर उनका बिल्कुल पकड़ नहीं होता है। जैसे सामान्य रीजनिंग पूछा जाता है, सामान्य जीके पूछा जाता है। क्योंकि जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़े हैं, हम लोग चूंकि यूपीएससी बैकग्राउंड के थे तो हमारे लिए ज़्यादा टफ नहीं होता था। लेकिन जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको छोटे छोटे जीके का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, पेडागोजी का सेक्शन पे पकड़ नहीं होता है। तो इन बारे में आप कुछ जरूर बताएं। सर मेरा मानना ये है, किसी भी एग्जाम में, खासकर केंद्रीय विद्यालय संगठन का पिछले 5-7 वर्षों का अगर आप देखेंगे ना इसका रिकॉर्ड, अगर आपको इंटरव्यू कॉल होना, इंटरव्यू कॉल से होना है तो 60% एंड एबव अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो इंटरव्यू कॉल हो सकता है किसी बस 5 मार्क्स ज्यादा चला जाए, किसी मार्क्स कम चला, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 50% में भी इंटरव्यू कॉल हो सकता है। लेकिन 60% ज्यादातर एग्जाम आप देखेंगे 60%। और मान लो 180 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, उसमें 18 into 6 मतलब 108 के अराउंड। हालांकि इस बार क्या हुआ है, कई क्वेश्चन जो है अगर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो 120 भी कहीं कट ऑफ जा सकता है, कहीं कुछ और जा सकता है। लेकिन पीजीटी में स्पेशली हमने देखा था कई सब्जेक्ट में 108 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन है तो उसके इंटरव्यू कॉल हो सकते हैं। हो सकता है किसी में 120 भी चला जाए, कुछ लोग बता रहे हैं 130 भी चला जाए। लेकिन मेरा मानना है 60% ज्यादा स्कोर है तो आपका इंटरव्यू कॉल हो सकता है। लेकिन आपका स्कोर अगर 70-75% से ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन भी, ये चीज होता है। तो उसका दूसरा पैटर्न ये है कि जो रिटन टेस्ट होता है ना उसका वेटेज भी ज्यादा होता है, 80% का है वेटेज, इंटरव्यू का वेटेज 20% का है। एक बात ये, दूसरी बात ये जो पेपर का जो बनावट है उसके हिसाब से आप देखोगे तो जो पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट जो कंटेंट का जो प्रश्न है उसका वेटेज ज्यादा, प्रश्नों की संख्या उसकी ज्यादा, शायद 100 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से थे और 80 मार्क्स में अदर सारी चीजें थी। उसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, उसमें टीचिंग पेडागोजी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सारी चीजें।
ऐसा ही है ना? जी मैं शायद सही बता रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब प्राइमरी टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें 60 मार्क्स का पेडागोजी एजुकेशनल साइकोलॉजी साइड से, तो और आपका जो इसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें 30-30 करके इसी तरह के कुछ था, तो आप उस हिसाब से आपको देखना होगा कि जिसका ऑटोमेटिक जिसका वेटेज जिस सेक्शन का वेटेज ज्यादा है उसमें आपको टाइम ज्यादा देना है, जिस सेक्शन का वेटेज कम है उसमें टाइम कम देना है। अब बात क्या होती है, किसी टीचर का जो टीचर बनने वाला है उसकी अगर सब्जेक्ट उसको लग रहा है कि मैं 10 दिन पढ़ के सब्जेक्ट में अगर मेरा 80 स्कोर हो रहा है तो उसमें 80 को 100 में मैं 90 कर सकता हूँ, लेकिन अगर रीजनिंग उसकी बिल्कुल कमजोर है, वो 10 दिन पढ़ के भी रीजनिंग 2 से 4 नहीं कर सकता, तो फिर सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि आपका ओवरऑल क्या है, आपको इंटरव्यू कॉल होना है, सिलेक्शन होना। तो ये रणनीति ना जो बच्चे तैयारी करते हैं ना उस पर डिपेंड करती है। अब हम ही जब एग्जाम देते थे बीपीएससी का, स्पेशली मैं बता दूं, तो मैथ तो मैं कभी तैयारी किया ही नहीं। मैं नहीं सोचा था कि 140 क्वेश्चन 150 आते थे, आपको सब पता हो, 140 क्वेश्चन मुझे 110 स्कोर करना है, क्योंकि मैथ्स तैयारी करके भी हो सकता था कि मैं नहीं बना पाता, लेकिन उतना वेटेज मैं उतनी तैयारी हिस्ट्री में अन्य सेक्शन में कर देता था और ज्यादा स्कोर हो जाता था। तो जो आप तैयारी करते हैं केवी का भी, उसमें यही होना चाहिए। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसको छोड़ेंगे तो आप फेल भी हो जाएगा। अब एजुकेशन साइकोलॉजी का अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन तो आप छोड़ के भाग नहीं सकते ना। लेकिन मेरा मानना अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स में जीके जीएस की रीजनिंग भी अगर है तो हो सकता है उसको छोड़ के आप भाग सकते हैं। उसके बदले में आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में अपने कंटेंट नॉलेज जो है जो सब्जेक्ट में उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप इंटरव्यू कॉल हो, मतलब अगर 180 का है टोटल मार्क्स 120 130 तक आपको स्कोर करना है, तो उस रणनीति में किस सेक्शन पे ज्यादा जोर देना है यह आपको खुद कैंडिडेट को डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, टीचर लोग उसको सहायता कर सकते हैं कि मतलब उसका, क्योंकि जैसे आप पढ़ाते हैं तो आपको पता होगा कि किस बच्चे का क्या सेक्शन अच्छा है क्या खराब है, तो कुछ इस तरह से रणनीति बनानी, सिलेक्शन के लिए रणनीति मेरे समझ से इस तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ बच्चों के सवाल लूंगा, कोई भी छात्र माइक ओपन करके सर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपको लगता है, जो भी इंटरव्यू देने की तैयारी या फिर रिटर्न कोशिश कर रहे हैं, कोई भी माइक ओपन कीजिए और पूछिए। रवि कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सत्यदर्श। हाँ आ रही है। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हम लोगों के बीच में जो है आए और हम लोगों को निर्देश देने के लिए। सर जैसे आपको मैं सुन रहा था तो पीजीटी का इंटरव्यू संभवतः देना है और लगभग 75% अंक लगभग मेरे हैं। हाँ तो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, तैयारी भी अच्छी रहती है। बोलिए सर। जी सर धन्यवाद आपका। अभी जवाहर नवोदय विद्यालय का भी मेरा इंटरव्यू है भोपाल में 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए भी कुछ निर्देश आप जारी करें। और एक चीज जो मैं सुन रहा था, एक बात जो आप बता रहे थे कि आप उसके पाठ्यक्रम को बहुत ही बारीक ढंग से देख कर जाएं। तो इस बार आपने जो पैटर्न बताया, अब पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। जो केवीएस पीजीटी का मैं जो देख रहा हूँ उसमें जो है जो पेडागॉजी है या जिसे मेथोडोलॉजी आप कह रहे हैं, वो एक बड़ा पोर्शन बना दिया है। जैसे 40 प्रश्न लगभग जो है रीजनिंग का पहले ज्यादा पूछा जाता था और सारे प्रश्न घटा के जो है वो पेडागॉजी का जो है पोर्शन और ज्यादा किया है। तो आप इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण बताएं कि पीजीटी के लिए जो ये जो है पेडागॉजी का ये पोर्शन बढ़ाया गया, उसके पीछे उसका मंतव्य क्या हो सकता है और इसका इंटरव्यू में क्या रोल हो सकता है। दूसरी बात, इस बार जो मार्क्स या कटाफ खाई जाने की उम्मीद इसलिए ज्यादा है सर क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स लगा दिया था इसमें और ज्यादातर तथ्यात्मक प्रश्न पूछे गए थे। तो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाने के कारण जो है ये थोड़ा सा कटाफ ज्यादा जाने की उम्मीद है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी
पूर्ववर्ती जो कटाक्ष है उससे जो है अधिक कुछ अधिक जा सकती है। तो मेरा पूछने का मतलब ये था। दूसरी बात ये है कि सर पीजीटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें व्याकरण का पोर्शन ज्यादा है, जबकि पीजीटी जो केवीएस पीजीटी का है उसमें व्याकरण जो है एक भावगत तरीके से बहुत ज्यादा मतलब क्लिष्ट व्याकरण नहीं, व्याकरण का पोर्शन कम रखा गया है। तो मेरा प्रश्न ये है सर कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये जो पेडागॉजी रखा है एक बड़ा पोर्शन, उससे क्या संभावनाएं बन सकती हैं? दूसरी बात, व्याकरण का कितनी मतलब एक सही तैयारी, मतलब एक सामान्य जानकारी रख लें किस तरीके से। और दूसरी बात, अगर हम डेमो क्लास के लिए जाते हैं तो हम जो व्याकरण का पोर्शन उठाएं या कविता का उठाएं या हम कोई कहानी लें, तो किस तरीके से व्याकरण वहां उठाना उचित है कि नहीं? क्योंकि व्याकरण एक सामान्य भाग उसका दिया गया है। तो आप इसके रिगार्डिंग सर हम लोगों को थोड़ा सा बताएं, फिर जो प्रश्न बनता है उसकी कुछ बातें की जाएंगी सर। जी देखिए, आपका जो सबसे पहला प्रश्न है कि जो पेडागॉजी का भाग है, जो साइकोलॉजी का भाग है, जो पर्सनल साइकोलॉजी के भाग को बढ़ाया है, ये रिटेन का टेस्ट था। इंटरव्यू में एक्चुअली है क्या, देखिए एक चीज इंटरव्यू हमेशा ध्यान रखिए, जब आप टीचर बनते हैं ना तो क्लास में आप स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। कुछ भी इंटरव्यू में पूछा जाए ना तो आप जवाब वो देंगे जो बच्चों के फेवर में। ये हमेशा सभी कैंडिडेट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी पूछा जाए बच्चों का मैक्सिमम फायदा हो और लोकतांत्रिक क्लास कैसे स्थापित किया जाए उसका आप उस दृष्टि से हर चीज का जवाब दें। दूसरा चीज याद रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आप जो जवाब देंगे उसमें सारे बच्चों को किसी न किसी रूप में समझ आनी चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखें। इसके लिए आपको, अगर आप सब लोग अगर एनईपी नहीं पढ़े होंगे तो एनईपी अवश्य पढ़ लीजिएगा। उससे हो सकता है एनईपी क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन एनईपी में जो आइडिया है उसी आइडिया को सरकार इंप्लीमेंट करने जा रही है। तो उससे आपको इंटरव्यू में जवाब देने के लिए, अपने सब्जेक्ट में भी जवाब देने के लिए आपका एक जो ग्राउंड है ना वो तैयार है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब पढ़ाते हैं, पढ़ाने पे एक्चुअली ना सरकार का जोर ये है कि सिर्फ हमें शिक्षा को मतलब टीचर की दृष्टि से नहीं बांटना, गए और हम कुछ भी बक के चले आए, बकना नहीं है क्लास में। बच्चा क्या सीखा वो महत्वपूर्ण। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पेडागॉजी है, जो साइकोलॉजी है, उस पर ज्यादा जोर है। तो हो सकता है आपके क्लास में 11th-12th में भी, अगर आप पीजीटी का भी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इस तरह के प्रश्न उठेंगे वहां पर। इस चीज को पढ़ाओगे तो सारा बच्चा को समझ आ जाए। कोई बच्चा ब्लाइंड है उसको कैसे समझ आएगा, उसके लिए क्या करोगे? लड़कियां हैं और लड़के हैं, दोनों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपके कक्षा में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना आ पाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ना, आपका जो साइकोलॉजी तो यही है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, बेसिकली इसी तरह की चीजें हैं। उसमें कई चीजों को एकोमोडेट किया गया है। लीडरशिप है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्लास में नेतृत्व कैसे की जाए ताकि सभी बच्चों का भला हो सके। आप हमेशा याद रखिए, क्लास में आप जो भी जवाब देंगे उसमें आपको ये देखना है कि सभी बच्चों का भला हो और बच्चों की दृष्टि से आप जवाब दें। टीचर शिक्षा को थोप नहीं रहा है, बल्कि उसमें सिर्फ एक टीचर जो है वो एक तरह से परोसने वाला है, जो शिक्षा लेने वाला है ना, वो मेन चीज है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपने जो पूछा था कि मतलब तैयारी के दौरान आपको किस पे जोर दिया जाना चाहिए, तो जोर देने अंत में 11th-12th के लिए आप कंटेंट नॉलेज को अच्छा करके जाइए, ये याद रखिए। क्योंकि आप ना कंटेंट नॉलेज जब अच्छा रहेगा ना, तभी आप पेडागॉजी भी डेवलप कर पाएंगे। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने बताया। और आपने जब व्याकरण की बात करी थी ना, अब देखिए सिलेबस, आप शायद हिंदी के स्टूडेंट हैं मुझे लगता है, तो हिंदी के स्टूडेंट है ना, तो आप ना सिलेबस देख लीजिए। आप जो वहां पे डेमो क्लास देंगे ना, तो आप सिलेबस में जिस तरह का व्याकरण है उस तरह का आप डेमो क्लास, मेरी तो ये है सलाह, सब लोग तैयार करके जाइए। आप स्पेशल हैं, ये आपको इंटरव्यू बोर्ड में स्थापित करना। आप तैयारी के साथ आए हैं,
वहां जाके ये मत कहिए कि सब मैंने तो तैयारी नहीं करी, आप जिसमें बोलेंगे वही पढ़ाएंगे। आप प्रॉपर ना लेसन प्लान बना के दीजिए। हाँ, हो सकता है कि वो आपका लेसन प्लान नहीं बोले नहीं ये नहीं मत पढ़ाओ वो पढ़ाओ, लेकिन आपको तैयारी दिखनी चाहिए, ये मैटर करता है। तो आप अगर हिंदी में कोई भी कविता, आपने कहा कविता लूं या व्याकरण लूं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जिस चीजों को ना अच्छे से परोस सकते हैं ना क्लास में या इंटरव्यू बोर्ड के सामने, आप उन चीजों को लीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट है ना, उस पर तैयारी 2-3 लेसन पढ़ा, 11th का भी बना लीजिएगा 2, 12th का भी बना लीजिएगा 2, उसी बहाने तैयारी भी होगी। और जाइए पूरा तैयारी साथ जाइए, फिर वहां देखें, क्योंकि आप ना आपको अपने तरफ से 100% देना, बाद में इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है वो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल ये चीज है। सर नवोदय विद्यालय में भी रहे हैं, 2-3 साल तो रहे होंगे सर नॉर्थ ईस्ट में। 2-3 साल नहीं, 1.5 साल लगभग रहे थे। अच्छा, 1.5 साल नवोदय विद्यालय में रहे हैं, फिर कंटिन्यू दिल्ली में है। और कोई बच्चे जो सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, जो भी मन में हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछने से अच्छा है कि अभी सर प्रेजेंट में है, हम तो बताते ही रहते हैं, कोई भी बच्चे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर जैसे हम जाते हैं, टीम जो बैठी होती है इंटरव्यू लेने के लिए, तो जैसे हम एंट्री करते हैं, पूछ के जाते हैं, तो सबसे पहला उनका एक क्वेश्चन होता है कि अपने बारे में बताओ। तो अपने बारे में सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, अपने बारे में बताओ। तो अपने बारे में हमें क्या बताना है, कितना बताना है, और क्वालिफिकेशन मतलब कितनी बतानी है, जैसे 10th 12th BA B.Ed ये सारी सब बताना है, इसके बारे में बताओ सर। देखो, आप ना संक्षिप्त रूप से इस तरह से बताओ जिन चीजें, देखो मैं अपनी एक कहानी बता रही, एक इंटरव्यू में मैं अपनी कहानी बता देता हूँ, क्योंकि ना कभी कभी उसी से ना आप ना इंटरव्यू बोर्ड को अपने तरफ मोल्ड कर सकते हो। सर आपको भी पता होगा, मैं जामिया में इंटरव्यू दिया था एक बार B.Ed के लिए, तो उसमें बोला अपने बारे में बताओ, इसी तरह सेम क्वेश्चन। तो अपनी जो क्वालिफिकेशन, जहां से मैं अपने गांव की चर्चा किया कि मैं इस गांव में मेरा जन्म हुआ था, मेरे पापा जी एक किसान थे, मैं 10वीं पास यहाँ से किया और 12वीं यहाँ से BA करने के बाद मैं फिर सर आपके सामने B.Ed करने के लिए आया हूँ, और मेरा हॉबी पत्र लेखन, स्पेशली जोर देखने में बोला था, मैं चाहता था मेरे से इसी की बात करें, और ऐसा ही हुआ। फिर पत्र लेखन, पत्र क्यों लिखता है, पत्र में क्या लिखता है, लगभग 5 मिनट तक वो मेरे से पूछा, चूंकि मेरा रियल में हॉबी था, तो 5 मिनट तक मैंने उनको घेरे रखा। और मेरा सिलेक्शन जामिया में 7 सीट होती है, उस टाइम 7 सीट SST में था, और B.Ed में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो आपको ना इंटरव्यू बोर्ड में अपनी क्वालिटी से जुड़ी हुई चीजों को बताना है, और कोशिश ये करना इस तरह से बोलो ना, कोई हॉबीज की चर्चा तो कर ही देना जरूर, और वो हॉबी अगर आपकी है रियल में तो उसी की चर्चा करना, ताकि वो आपसे अगर पूछे तो आप नेचुरल जवाब दे पाओ। इस तरह की चीजें। दूसरी चीजें ये है कि सिंपल चीजें, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आप गांव से हो और कॉन्फिडेंस है कि आपको गांव के बारे में पता है, जरूर बताओ, खुल के बताओ। अगर आपके पिताजी किसान हैं तो उनके बारे में खुल के, अगर आपके पिताजी टीचर हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, मतलब बिल्कुल सौम्य होके चीजों को बताइए, और संक्षिप्त में संपूर्ण रूप से बता दो। इसमें नहीं सर ये है वो है, बस लगातार एक लाइन में बता दीजिए, बस हो गया। फिर वही खुद पूछेंगे, अच्छा ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, इधर क्यों किया। अगर ऐसा पूछना होगा तो पूछेंगे, नहीं पूछना होगा तो फिर कोई बात नहीं, आ जाएंगे कंटेंट पे, नॉलेज पे। ऐसे होता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। और कोई सवाल? एक क्वेश्चन और है सर। हाँ सत्या जी बोलिए। अजय जी का है, अजय जी बोलिए। हाँ सर, हाँ सर, जैसे हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ाइए, बोर्ड पे भेजते हैं डेमो क्लास के लिए। जैसे वो कहते हैं कोई टॉपिक पढ़ाइए, वो अपनी तरफ से कह देते हैं गद्दे पद्दे का कोई भी टॉपिक पढ़ाइए। तो जो बुक है हम अपनी तरफ से बुक लेके जा सकते हैं, ये पूछना था सर। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल बुक लेके जाइए।
बुक लेके जाइए, लेकिन बुक का मिनिमम यूज कीजिए। जब आपको बोल दिया गया कि आप अपनी तरफ से पढ़ाइए, तो 2-4 कविता तो रख के जाना है आपको, 2-4 कहानियां बिल्कुल तैयार करके जाइए। आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं ना, तो आप ना मतलब 2-4 कविताएं, 2-4 कहानियां, अगर व्याकरण के कुछ चीजें हैं तो व्याकरण की कुछ चीजों को बढ़िया से तैयार करके जाइए। कितना दिन, एक कविता तैयार करने में 1 दिन लगता है मैक्सिमम। हालांकि एक दिन में आप 4 कविताएं तैयार कर सकते हैं। आप एमए कर चुके हैं, तैयार कर लीजिए बढ़िया से। कुछ अलग अलग वर्ड आपको, अगर कबीर इस तरह से पता नहीं 11th क्लास में किस तरह की चीजें हैं, मुझे उतना पता नहीं है, तो जो आपका अच्छा चीज है ना, उन चीजों को ले आओ, बच्चों के लेवल से पढ़ाइएगा। याद रखिएगा, आप यूनिवर्सिटी के टीचर नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो थोड़ा सा अगर कविता पढ़ा रहे हैं तो हाव भाव जो है उसको थोड़ा सा लाइएगा। इन चीजों को ध्यान रखिए। आपको वो चीज पढ़ाना हो, जब आपको आपके हाथ में उन्होंने गेम दे दिया, तो आपको जैसे नचाना नचाओ, फिर तो आपको उसी तैयारी करके जानी है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रवि कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ सर, सर नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, अभी मैंने 9 तारीख को इंटरव्यू दिया था सर, मैंने KVS का अडोप पैनल का सर। ठीक है सर। सर उस इंटरव्यू में मेरा 20 मिनट इंटरव्यू चला था, 15 से 20 मिनट के बीच में। तो सर उन्होंने मेरे से ना हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा, टोटल पूरा। कैंडिडेट ज्यादा थे, तो उस दौरान मैंने काफी टाइम तक लिया था उन्होंने इंटरव्यू। फिर उन्होंने मेरे से मास्टर का सिलेबस पूछा सर। ठीक है, सिलेबस क्लियर करने के बाद उन्होंने फिर मेरे से महादेवी वर्मा वगैरह, मतलब रचनाएं वगैरह सारी पूछी। तो सर जब मैंने व्याकरण मास्टर में नहीं पढ़ी, तो उन्होंने मेरे को मास्टर वो व्याकरण के क्वेश्चन पे अटका दिया सर। ठीक है, तो एक चीज बताइए। हाँ बोलिए पहले बोलिए सर। उन्होंने जो व्याकरण का जो मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ पे मैं रुक गया था सर, क्योंकि बता नहीं पाया मैं ठीक से उनको। उन्होंने मेरे से लिखवाया, इसका अर्थ निकालिए, तो मैंने निकाल के दिया। जो मुझे समझ आया अपने अकॉर्डिंग वो मैंने दिया उनको, क्योंकि 3 मेंबर बैठे हुए थे सर उस कमरे में, तो उन्होंने तीनों ने लिया। तो सर यही जो सिचुएशन जो आज मैंने मतलब 9 तारीख को देखी थी, तो ये क्या, ये जो इंटरव्यू होगा KVS का, उसमें भी सेम ऐसा ही होगा क्या सर? एक चीज मैं बताऊं, आप अगर MA हिंदी से हैं, हाँ जी, व्याकरण तो बेस है ना। हाँ सर। आप बताइए आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप बताइए। सर आना चाहिए। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि रवि व्याकरण कब से नहीं पढ़ी है, तो मैंने कहा कि सर मैंने ना 10th के बाद नहीं पढ़ी है, उसके बाद लिटरेचर ही पढ़ा है पूरा, क्योंकि वो भी PGT के टीचर थे सारे हिंदी के। तो वो देखिए, वो कॉन्टेक्चुअल चीजें थी ना, उससे आपने सीखा। आप मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, कंपटीशन देने जाता हूँ, तो मुझे भी संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम सारी चीजें पढ़नी होती है। तैयार कर लो ना। हाँ सर याद है, पर जो क्वेश्चन पूछा था ना सर, वो हमारे उसके अंदर है ही नहीं। वो उन्होंने वो मास्टर में भी नहीं है ना, 10th लेवल पे, वो है ना पद परिचय पूछा था सर। अच्छा, मुझे तो शायद समझ नहीं आ रही। देखो मैं बता दूं आपको, प्रश्न में जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू में हर एक प्रश्न आता ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिनिमम चीजें हैं अगर वो नहीं आता है ना, तो वो बहुत गलत है। ये चीज याद रखना। जो 11th क्लास के बच्चों के लेवल का जो चीज है, उनको समझाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, वो आपको आना चाहिए। ये चीज तैयार करके जाओ। बाद में की गहरी चीजें कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी तो क्या फर्क पड़ता है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखिए, जिस तरह से इतिहास में हिस्टोग्राफी, MA हमने इतिहास से किया, इतिहास लेखन के बारे में हम नहीं जानते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। भले वो इतिहास लेकर 11th क्लास में नहीं है, उसी तरह से आपका जो है ना, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, अगर MA आपने किया, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास पे आपकी पकड़ नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्ट पकड़, मतलब ये नहीं पूरी गहराई, एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये कमी है, उसको इम्प्रूव करना है। उसी तरह व्याकरण का जो बेसिक चीजें हैं, आप MA कर रहे हैं, 11th क्लास के बच्चों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या याद रखिए जो 11th 12th में पढ़ा रहे हैं उसको 6th में भी क्लास मिल सकती है, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आप PGT के पोस्ट पे जा रहे हैं तो सिर्फ 11th 12th में 2 ही क्लास पढ़ाने नहीं जा रहे, कम से कम 4 क्लास आपको पढ़वाया जाएगा। तो 2 क्लास और कहाँ पढ़वाया जाएगा नीचे में।
तो नीचे में क्या है नहीं है, तो बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए। तो व्याकरण मुझे लगता है, मुझे उतना पता नहीं क्योंकि मैंने भी 10th 12th तक पढ़ा था, तो व्याकरण तो इतनी चीजें पढ़ी थी। हाँ, उसमें कई और चीजें हैं, हो सकता है वो चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक चीजें आप तैयार कर लो। व्याकरण भी हिंदी का ही पार्ट है। बिल्कुल। सर पैडालॉजी और वगैरह से तो हिंदी क्वेश्चन के पूछे थे सर। स्टूडेंट होने के नाते व्याकरण तो आना ही चाहिए। अगर व्याकरण में कमी है तो फिर बहुत दिक्कत है। आपने बीए किया, एमए किया, व्याकरण पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। क्लास के दौरान भी ये सब चीज़ें मैं सामान्य रूप से चर्चा करता हूँ कि व्याकरण अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर व्याकरण नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ी कमी है। और सामान्य चीज़ें भी, इनको ज़रूर ध्यान रखिए। और कोई सवाल है किसी का? और कोई सवाल है किसी का? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना है किसी को? जी सर। पूजा, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। जी सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि केवी में कहा जाता है कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी, जैसे हम लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं तो कहते हैं कि इंग्लिश आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बीएड किया है, यहाँ स्कूल में गई थी मैं, तो वहाँ मुझे कहा गया कि पीआरटी के लिए, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश में वो मैम बात कर रही थी और मैं हिंदी में ही बातचीत कर रही थी। तो मैम कह रही है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने कहा मुझे इतनी नहीं आती है, मैं हिंदी की टीचर हूँ, मैंने ऐसे ही कहा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात ना, हमारे बच्चे जो पीआरटी के हैं उनको वो इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं, हिंदी में बातचीत नहीं करते। तो मुझे लगा थोड़ा सा, मैंने कहा मैं हिंदी की टीचर हूँ, मैं हिंदी तो पढ़ाऊंगी, तो मैं हिंदी में बातचीत करूंगी। तो कहे नहीं सॉरी, ऐसे उन्होंने कहा। और केवी में कहते हैं कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए, तो सर ऐसा है क्या कुछ? आप ये बताइए, आप इंटरव्यू पीजीटी के लिए देंगे या पीआरटी के लिए? सर मैं अभी तो पीजीटी के लिए दूंगी, पीआरटी के लिए पीजीटी नहीं। में पीजीटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले सुन लीजिए, देखिए पीआरटी और पीजीटी के पोस्ट में क्या डिफरेंस है। पीआरटी जब बनते हैं ना, आप किसी एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनते, ये हमेशा याद है। भले आपकी मास्टरी हिंदी में है, लेकिन क्लास में आपको मैथ भी पढ़ाने के लिए मिल सकता है। 1 to 5 के जो आपने सीटेट भी पास किए होंगे, तो उसमें भी इसी तरह की चीजें हैं। तो पीआरटी पोस्ट होता है, पीआरटी हिंदी नहीं होता, पीआरटी मैथ नहीं होता, ना पीआरटी इंग्लिश होता। और बायलिंगुअल होता है केवी, तो वहां पे आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप प्राइमरी अगर टीचर हैं या टीजीटी भी हैं, एक्सेप्ट लैंग्वेज को छोड़ के, तो आपको बायलिंगुअल होना जरूरी। लेकिन आप पीजीटी के लिए देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको इंग्लिश में जवाब देने के लिए कोई मतलब ये नहीं कहेगा कि आपको इंग्लिश में जवाब देना। इंग्लिश से प्रश्न आपको नहीं आएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लीजिए, तो सर ये वहां पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पीआरटी के लिए जो ही अप्लाई करेंगे, फिर वहां पे सर टीईटी के लिए भी है इंग्लिश? इंग्लिश टीईटी पोस्ट के क्या, लिए सर, केवी में टीईटी पोस्ट के लिए भी इंग्लिश है क्या? जैसे मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको लेके थोड़ा सा मुझे रहता है। आप टीजीटी में टीजीटी हिंदी कर रहे हैं ना इंटरव्यू? जी जी। हाँ, तो फिर वहां पे क्यों आप सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पीआरटी में अगर जाएंगे तो आप पीआरटी हिंदी नहीं जाएंगे, पीआरटी सिर्फ जाएंगे पीआरटी टीचर के रूप में, तो वहां बायलिंगुअल होना जरूरी है। वहां उन्हें पूछेगा एमए मास्टरी है तुम्हारी, तो मैं तुम हिंदी में ही पढ़ाओगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको मैथ भी मिल सकता है, हर चीजें मिल सकती है। तो ये थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को लेके अगर चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आनी तो चाहिए इंग्लिश, क्योंकि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पाएंगे जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में आपको अगर टीजीटी हिंदी के लिए या पीजीटी हिंदी के लिए जाएंगे, तो आपको कोई तंग नहीं करेगा कि इसका जवाब इंग्लिश में दो, कोई नहीं करेगा। इंग्लिश वाले को ये नहीं कहा जाएगा कि इसका जवाब हिंदी में दो। किसको तंग किया जाएगा? एसएसटी वाले, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में कैसे पढ़ाओ। मेरी बात शायद आप समझ गए। आप लैंग्वेज के टीचर हैं, इसलिए उतना मत सोचो, आप अपने कंटेंट पे पकड़ बनाइए। थैंक यू सर। बिल्कुल। और कोई लास्ट सवाल है, क्योंकि लंबा समय भी हो गया है। और कोई सवाल हो तो सत्यदर्श का लेफ्ट हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। और कोई अंतिम पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई भी। बहुत सारे बच्चे हैं, 23-24 बच्चे, कोई भी पूछना चाहते हैं।
नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। सर केवीएस के अलावा जैसे मैं DSSD की भी तैयारी कर रही हूँ और इन दिनों मैं जॉब देख रही हूँ सर। बस इतना पूछना था क्योंकि DSSD के लिए मैं काफी सीरियस हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो प्राइवेट स्कूल में जहाँ जॉब मिल रही है मुझे 2:30 से 3 बजे तक तो होता ही है सर। तो मुझे फोकस DSSD पर ही रखना चाहिए या जॉब ले लेनी चाहिए अगर मिल रही है तो? ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, इससे उसका रिलेट तो नहीं है बट फिर भी। इसका आंसर भी आप ना खुद ही दूंगा, आपको जॉब की कितनी आवश्यकता है उस पर डिपेंड करेगा। जी मुझे मैं शायद नहीं बता सकूंगा कि आपको कितनी आवश्यकता है जॉब की। जॉब की अगर आवश्यकता ज्यादा है तो आपको तो करना ही पड़ेगा और फिर उसके साथ तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हस्बैंड जॉब में है, अच्छी इकोनॉमिक स्थिति है तो तैयारी करो, जॉब बाहर जी वैसे सर सॉरी क्वेश्चन तो अलग था बट थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा समय हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सब लोग बनिए टीचर। और केंद्रीय विद्या संगठन बहुत अच्छा संगठन है, मजा आएगा काम करके। थोड़ा काम भी करना पड़ेगा लेकिन एंजॉय करना। बिल्कुल। और इसी कौन आप जाइएगा केंद्रीय विद्या संगठन में, बुराई लेके मत जाइएगा। जिस भी संगठन में जाते हैं ना उसकी भी थोड़ी तैयारी कर लीजिए, मोल्ड कीजिए। जैसे अब किसी लोगों ने पूछा था कि अगर आपके अपने बारे में पूछने के लिए पूछेगा तो आप कोशिश कीजिए केंद्रीय संगठन बताइए, मैं इसके लिए बहुत इच्छुक हूँ, ऐसा संगठन। थोड़ा बढ़ाई करके खुश हो जाएगा सामने वाला। आप सबों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर